नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 अगस्त 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के किस छठे जहाज का शुभारंभ कोलकाता में किया गया है? विच सिक्स्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलकाता बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विंध्यगिरी। 17 अगस्त को कोलकाता में गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट आईएनएस विंध्यगिरी का शुभारंभ किया गया। इसका जो कोड नेम है इंडियन नेवल शिप Y3024। इसका नाम कर्नाटक पर्वत श्रृंखला से लिया गया है। विंध्यगिरी का तकनीकी रूप से परिष्कृत विंध्यगिरी अपने पूर्व आईएनएस विंध्यगिरी लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट को उत्कृष्टता प्रदान करता है। प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण 75% उपकरण तथा सिस्टम ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME सहित स्वदेशी फर्मों से संबद्ध है। किस अंतरिक्ष एजेंसी का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया? विच स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रॉसकॉस्मोस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है यह। करीब 50 सालों बाद रूस के चांद पर पहुंचने की उम्मीदों को उस समय करारा झटका लगा जब उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। लूना 25 प्रोपल्सन मैनूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसे हार्ड लैंडिंग भी कहते हैं। लूना 25 मिशन 10 अगस्त को रूस के सुदूर पूर्वी अमूर क्षेत्र में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट के साथ रवाना हुआ और 16 अगस्त को चंद्र कक्षा में प्रवेश किया। 19 अगस्त को एक असफल कक्षीय पैंतराबाजी के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में IIT मद्रास और लार्सन एंड टुब्रो की तकनीकी जानकारी के साथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। इस बिल्डिंग का निर्माण 21 मार्च से शुरू हुआ था और 3 मई को पूरा हो गया था। 3D तकनीक के इस्तेमाल से मात्र 44 दिनों में इस काम को पूरा कर लिया गया। इस बिल्डिंग को कैम्ब्रिज लेआउट पोस्ट ऑफिस नाम दिया गया है। ए हेल्प नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड ए हेल्प? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात राज्य में बांझपन शिविर के साथ साथ ए हेल्प, इसका फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल तथा पशुधन वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पशुधन जागृति अभियान व राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लक्ष्यों का हिस्सा है। ए हेल्प कार्यक्रम के तहत पशुओं के रोग नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा के लिए प्रशिक्षित महिला एजेंटों को सूचीबद्ध किया गया है। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए
पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से, और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है, और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित, और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा? 82.49%, एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है, क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको, और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों, और 24 प्रश्न टैली हुआ, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन एकेडमी, और इस प्रकार से एमपीएन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था?
विच स्टेट वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द फाइनेंशियल ईयर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्थान 19% से अधिक के साथ देश में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था। मध्य प्रदेश लगभग 18% के साथ दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। अभी न्यूज़ में क्यों है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई जा रही व्यापक रणनीति के विषय में राज्यसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी प्रदान की। भारत विश्व भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। वैश्विक उत्पादक का 25% भारत में होता है। उपभोक्ता भी है सबसे लार्जेस्ट, वैश्विक खपत का 27%, और आयातक भी है यानी इंपोर्टर भी है 14% के साथ। खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में दालों की हिस्सेदारी लगभग 20% है, और देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान जो है वो है लगभग 7 से 10% के बीच। टीटीकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कंटिनेंट इज लेक टीटीकाका लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में सबसे ऊंची है। यह न्यूज़ में क्यों है? अभी टीटीकाका झील जलवायु परिवर्तन और सूखे के कारण गंभीर खतरे का सामना कर रही है। यह झील बोलिविया और पेरू के बीच की सीमा पर स्थित है। इसका जल स्तर लगभग रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया है। वर्षा की कमी और बढ़ते तापमान के कारण वाष्पीकरण में वृद्धि की वजह से इस झील का प्रवाह और आयतन कम हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप नावें फंस जाती है तथा मछलियों की आबादी भी कम हो गई है। कुसीना माने पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? कुसीना माने इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक की कुसीना माने पहल, जिसे वर्ष 2023-24 के बजट में पेश किया गया है, महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ाने और लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में एक प्रगतिशील विकास का प्रतीक है। इस पहल का उद्देश्य 400 ग्राम पंचायतों में बाल देखभाल केंद्र स्थापित करना है, जो मनरेगा के तहत कामकाजी माताओं और आसपास के अन्य लोगों की सहायता करेगा। किस राज्य के मैटी केला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? मैटी बनाना ऑफ विच स्टेट हैज बीन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी जिले की मूल किस्म मैटी बनाना यानी मैटी केला को हाल ही में इसकी अनूठी विशेषताओं और गुणों के लिए जीआई टैग दिया गया है। मैटी बनाना के 6 प्रकार होते हैं, जो रंग, सुगंध, स्वाद और बनावट में भिन्न होते हैं। साथ ही बच्चों के भोजन एवं औषधीय उपयोग के लिए भी उपयुक्त होते हैं। इस केले को आमतौर पर बेबी बनाना के नाम से जाना जाता है। मागुरी मोटापुंग बील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मागुरी मोटापुंग बील लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आसाम। न्यूज़ में अभी क्यों है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम सरकार को बागजान तेल और गैस रिसाव के पीड़ितों को अंतिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह साइट डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के समीप ऑल इंडिया लिमिटेड की है। जस्टिस बीपी कटेकी के नेतृत्व में एनजीटी द्वारा गठित समिति ने बागजान तेल एवं गैस क्षेत्र को अवैध घोषित करते हुए पर्यावरण उल्लंघन का मामला पाया। मागुरी मोटापुंग बिल, जिसे मागुरी बिल के नाम से भी जाना जाता है, एक आर्द्र भूमि एवं झील है जो असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, तिनसुकिया जिले के मोटापुंग गांव के समीप स्थित है। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में 32 टीमों की भागीदारी वाला महिला फीफा विश्व कप 2023 संपन्न हुआ। फाइनल मैच 20 अगस्त को आयोजित किया गया, जहां स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीती। फाइनल मुकाबले में एकमात्र गोल स्पेन की ओर से ओल्गा कार्मोना ने खेल के 29वें मिनट में किया। इस जीत के साथ स्पेन जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत की रैंक क्या रही? What was India's rank in the 16th International Olympiad of
एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय सेकंड रैंक रही भारत की। पोलैंड के चोर्जो में 10 से 20 अगस्त तक आयोजित इस ओलंपियाड में भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। यूके ने 5 स्वर्ण पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। यासुनी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज यासुनी नेशनल पार्क लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर। न्यूज में क्यों है अभी? इक्वाडोर के लोगों ने उल्लेखनीय जैव विविधता वाले संरक्षित अमेजन क्षेत्र में तेल के खनन कार्य के प्रति विरोध जताया है। 90% से अधिक मतों से वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट प्रसिद्ध यासुनी नेशनल पार्क के भीतर स्थित क्षेत्र में तेल के खनन हेतु अन्वेषण कार्य को खारिज कर दिया गया है। यह क्षेत्र सबसे अलग टागेरी और टैरोमेनानी जनजातियों का निवास स्थान है। इसके महत्व को देखते हुए वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। परवनार नदी किस राज्य में बहती है? परवनार रिवर फ्लोज इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यह नदी बेसिन एक पत्ते के आकार का नदी बेसिन है जो तमिलनाडु के कुड्डलोर जिले में स्थित है और तमिलनाडु का दूसरा सबसे छोटा नदी बेसिन है। यह नदी सदा नीरा नहीं है, यानी हमेशा बहने वाली नहीं है और मौसमी और अल्पकालिक है, केवल थोड़े समय के लिए उपयोग की जाती है। अभी न्यूज में क्यों है? कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत नवरत्न कंपनी नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने आवासों और कृषि क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिए इस नदी के मार्ग को अस्थायी रूप से परिवर्तित करने का कार्य सफलतापूर्वक कर लिया है, जिससे स्थानीय समुदायों, तमिलनाडु और कृषि सिंचाई में लाभ मिलेगा। आरबीआई ने बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द आरबीआई टू फाइंड आउट अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन बैंक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उद्गम पोर्टल। बैंक में जमा हजारों करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका कोई दावेदार नहीं है। इस तरह के बैंक डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए देश की केंद्रीय बैंक ने एक वेब पोर्टल उद्गम, फुल फॉर्म है इसका अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, लॉन्च किया है, जिसकी मदद से इन अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाया जा सकता है। रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं और संबंधित बैंकों ने इस पोर्टल को लॉन्च करने में सहयोग किया है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतरने में कितने दिन लगे? हाउ मेनी डेज डिड इट टेक फॉर चंद्रयान 3 टू लैंड ऑन द मून? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुल 40 दिन लगे हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की ऑर्बिट में 5वें और अंतिम फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी की। चंद्रयान 3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा का इस्तेमाल करके चांद के सतह की तस्वीरें भेजी। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है और भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेपाल का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। हरिकृष्ण कार्की 5 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। इससे पहले संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए श्रेष्ठ का समर्थन किया था। विश्वम्भर प्रसाद की नियुक्ति अगले 14 महीनों के लिए की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा। 19 अगस्त को टाटा सन्स के 85 वर्षीय मानद चेयरमैन रतन टाटा को यह पुरस्कार दक्षिण मुंबई के कोलाबा में इनके घर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार द्वारा प्रदान किया गया।
महाराष्ट्र सरकार ने देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में उद्योग के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार दिया है। 2021-22 में टाटा कंपनियों का सामूहिक राजस्व 128 अरब डॉलर रहा। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल आइकन के रूप में किसे नामित किया है? हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इनकरेज वोटर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की उपस्थिति में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पिछले साल आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश श्रीवास्तव। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने जस्टिस ए.के. गोयल, आदर्श कुमार गोयल का स्थान लिया है। एनजीटी का गठन 2010 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी न्याय के लिए किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी वाज द 15th समिट ऑफ ब्रिक्स ग्रुप हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जोहानसबर्ग। दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में 22 से 24 अगस्त के बीच जोहानसबर्ग में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों की वर्चुअल बैठकों के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। यह पीएम मोदी की दक्षिण अफ्रीका की तीसरी यात्रा थी। यह यात्रा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक भी रहा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न देखिए, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूस में 2009 में। पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स का इतिहास समझिए। वर्ष 2001 में तत्कालीन गोल्डमैन सैक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा एक शोध पत्र में इसका जिक्र किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन की विकास क्षमता को रेखांकित किया गया था। वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने संक्षिप्त नाम ब्रिक्स को अपनाया। तो बी है ब्राजील, आर है रसिया, आई है इंडिया, सी है चाइना और एस है साउथ अफ्रीका। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रेथा थाविसिन। राजनीतिक दल फू थाई द्वारा नामांकित किए जाने के बाद श्रेथा को संसद द्वारा थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना गया। इन्होंने प्रयुत चान ओचा का स्थान लिया। थाविसिन की उम्मीदवारी पर 5 घंटे की बहस के बाद मतदान हुआ था, जिसमें इन्होंने जीत दर्ज की। श्रेथा ने कुल 728 वोटों में से 482 वोट जीते। श्रेथा थाईलैंड में रियल एस्टेट के टाइकून हैं। थाईलैंड देश है कहाँ पर स्थित? थाईलैंड इंडो चाइनीज प्रायद्वीप में स्थित एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम ऑफिशियल तौर पर क्या रखा गया है? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ खेलो इंडिया वीमेंस लीग? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, अस्मिता महिला लीग। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि प्रतिष्ठित खेलो इंडिया महिला लीग को अब से अस्मिता महिला लीग के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द 20th आसियान
इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेमारंग। यह इंडोनेशिया में है शहर। राजेश अग्रवाल अतिरिक्त सचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य मंत्रालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान भारत माल व्यापार समझौते यानी AITIGA एटिगा की समय पर समीक्षा करना था, जिस पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और आसियान के बीच वर्ष 2022-23 में 131.5 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वर्ष 2022-23 में भारत के कुल वैश्विक व्यापार में आसियान के साथ हुए व्यापार की साझेदारी रही 11.3%। जॉर्डन में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन वीमेंस 76 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग एट द अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन जॉर्डन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रिया मलिक। भारत ने अस्मान जॉर्डन में विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अपना अभियान 14 पदकों, जिसमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और कांस्य पदक शामिल था, के साथ समाप्त किया। 19 वर्षीय अंतिम पंघाल, जिन्होंने पिछले साल सोफिया बुल्गारिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा था, ने अम्मान में अपने महिलाओं के 53 किलोग्राम के खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। प्रिया मलिक अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप बनने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। इन्होंने महिलाओं के 76 किलोग्राम के फाइनल में जर्मनी की लौरा सेलिन कुहैन को 5-0 से हराया। अन्य स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? मोहित कुमार 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल और सविता महिला 62 किलोग्राम। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द G20 फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। यह महोत्सव 16 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली फिल्म 1955 में बनी थी के साथ की गई। इस फेस्टिवल का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया। ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट हैज ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के कोच्चि स्थित माकेर विलेज में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह प्रोग्राम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय और केरल सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य केरल में ग्राफीन प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना है। किस भारतीय बैंक ने कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद कतर एयरवेज एंड ब्रिटिश एयरवेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने ब्रिटिश एयरवेज एग्जीक्यूटिव क्लब और कतर एयरवेज प्रिविलेज क्लब के साथ साझेदारी में सभी ग्राहकों के लिए अपनी तरह का पहला मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक एवियोस वीजा इन्फिनिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य ग्राहकों को यात्रा, कल्याण और जीवन शैली के अनुभवों में सर्वोत्तम श्रेणी के पुरस्कार और लाभ प्रदान करना है। यह एक आकर्षक मेटल कार्ड संस्करण में उपलब्ध है। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इंडियन ओरिजिन थर्मन शनमुगरत्नम हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। 1 सितंबर को सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव हुए। सिंगापुर की जनता ने अपने नए राष्ट्रपति के तौर पर भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम को चुना। थर्मन सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति हलीमा याकूब का 6 साल का कार्यकाल 13 सितंबर को समाप्त हो गया। राष्ट्रपति पद की रेस में 3 उम्मीदवार शामिल थे, जिसमें से थर्मन को 70.41% वोट मिले। उसके बाद 2 चाइनीज मूल के उम्मीदवार थे, आंग कोक सॉन्ग, जिसको वोट प्रतिशत मिला है 15.72%, और तान किन लियान, इनको मिला है 13.87%।
और ये देखिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे तीनों। दोस्तों जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। 21 अगस्त 2023 को राज्यसभा में 9 नए सदस्यों ने शपथ ली। इसमें सर्वाधिक किस पार्टी से थे? ऑन 21 अगस्त 2023 9 न्यू मेंबर्स took oath in राज्यसभा. Most of them were from which party? The right answer is option number C. तृणमूल कांग्रेस TMC। 9 सदस्यों में 5 नेता TMC और 4 भाजपा से हैं। संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में सभापति जगदीप धनखड़ ने इन्हें शपथ दिलाई। डॉक्टर S जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं ने अंग्रेजी में शपथ ली। ये गुजरात से चुने गए हैं। राज्यसभा सांसद के रूप में यह इनका दूसरा कार्यकाल है। यह पहली बार 2019 में चुने गए थे। शपथ लेने वाले अन्य 3 भाजपा सदस्य रहे बाबू भाई जयसंग भाई देसाई गुजरात से ही, केसरी देव सिंह, दिग्विजय सिंह झाला गुजरात से ही और नागेंद्र उडेर पश्चिम बंगाल से। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के 5 सांसदों डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, प्रकाश चिक बड़ाइक और समीरुल इस्लाम ने भी शपथ ली। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।